हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 27 फरवरी 2023. So let's start with the news. The first news is about the नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए ये इशू क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उनके काफ़ी सारे इंडाइसिस होते हैं, लाइक यू कैन सी ओवर हियर निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी शारिया 25, ओके। देन वी ऑलरेडी हैव निफ्टी 50, ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक सेंसेक्स होता है जिसको सेंसेक्स कहते हैं, ठीक है ना, सेंसेक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो टॉप कंपनीज होती हैं उनके वेटेड स्टॉक्स के हिसाब से ये पूरा सेंसेक्स का फिगर डिटरमाइन होता है। सो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है एक सब्सिडरी बॉडी है, दैट इज एनएससी इंडाइसिस का जो एक बॉडी है, दैट इज इक्विटी इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमिटी. Now they have decided to replace the stocks in various indices from March 31 as part of the periodic review. मतलब कि जो कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स जो हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं नए कंपनीज के साथ या नए स्टॉक्स के साथ। बट यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिव्यू में पाया गया है कि देयर विल बी सर्टेन कंपनीज विच विल बी इंक्लूडेड इन दिस न्यू एनएससी इंडेक्सेस। तो ये जो कंपनीज हैं ये सारे अडानी से रिलेटेड हैं, लाइक अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी विल्मार, अडानी पावर, एसीसी। अब आप देख सकते हैं कि जब से ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब रिलीज हुआ है तो हम जानते हैं कि अडानी के स्टॉक्स वैल्यूज में, शेयर वैल्यूज में काफ़ी गिरावट आई है। तो इतनी सारी देखिए गिरावट बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी द फॉल ओवर हियर दैट इट रेंजेस फ्रॉम -80 to up to -25.54, but now this will be included in various indices like in 14 Nifty indices. Fine. तो इससे क्या होता है कि ये इंडेक्स जो होते हैं इट विल ड्राइव सेविंग्स ऑफ लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स इनटू दिस सिंकिंग स्टॉक्स। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, नाउ their savings will be derived for based on these stocks, fine, which is already suffering a huge loss. So that's why financial experts they have sought an urgent intervention by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो वी ऑलरेडी नो दैट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, इट इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट इन इंडिया। मूविंग अहेड, कमिंग बैक टू कश्मीर अगेन, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए एक फिर से देखेंगे कि पुराने इश्यूज फिर से एक बार आ रहे हैं, दैट इज मिलिटेंट्स हैव गन डाउन द कश्मीरी पंडित एंड न्यू टेरर आउटफिट क्लेम्स हैंड इन किलिंग। तो यहाँ पे इफ यू विल सी कि ये जो न्यू टेरर आउटफिट है ये ज़्यादा मतलब नोन नहीं है, इट इज़ अ वेरी लिटिल नोन आउटफिट दैट इज कॉल्ड एज कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स। सो दिस कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द किलिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे Kashmiri Pandit was shot down by militants in Pulwama in South Kashmir on Sunday. Okay. Now coming to the editorial which is important for us today, that is towards transparency in OTT regulation. ठीक है। So यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं OTT का, तो if you will see कि यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये दो तरीके से इशू को कवर करता है। एक तो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ओके, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, उसके बाद उसमें हम और क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं या उसको और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। सो यू कैन कॉल इट एज रिफॉर्म्स, ठीक है। सो इन दो तरीके से इस आर्टिकल को हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। सो द आर्टिकल सेज दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स has been released by the Ministry of Information and Broadcasting, and it was given the task of regulating the content on OTT and online प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे दो लेवल का रेगुलेशन चलता है। एक तो रेगुलेशन इटसेल्फ बाय द इंडस्ट्री, ठीक है, बाय द मीडिया इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रेगुलेशन, एंड देन ओवरसाइट मैकेनिज्म एट द मिनिस्ट्री लेवल। उसके साथ साथ जो ये रूल है इट प्रोवाइड्स फॉर अ ग्रीवियंस रिग्रेसल मैकेनिज्म एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर OTT प्लेटफॉर्म। देन देयर इज आल्सो अ मैंडेटरी like access control mechanisms, parental logs, content to be classified as universal 13 plus or higher, and a reliable age verification mechanism for programs classified as A or 18 plus. अब हम यहाँ पे सिंगापुर की बात करेंगे। एक देखिए सिंगापुर का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सिंगापुर में वी हैव इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी which is the common regulator for different media. Now what is the function of this media, that aside from instituting a statutory framework and promoting industry regulation,
Its approach on media regulation emphasizes on protecting media literacy through public education. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगापुर मॉडल है OTT रेगुलेशन का. ठीक है, तो सिंगापुर का जो मॉडल है, इट गिव्स फोकस ऑन प्रमोटिंग मीडिया लिटरेसी थ्रू पब्लिक एजुकेशन एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन सेल्फ रेगुलेशन. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लैक्यूने की बात करते हैं कि हमारे जो रूल्स हैं जो नोटिफाई हुए थे 2021 में, उसमें क्या है कि फर्स्ट इस कि यहाँ पे लोगों को इस रूल के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है. फॉर एग्जांपल कि रूल्स जो है वो कहता है कि जब भी कोई प्रोग्राम दिखाया जाए OTT पे, देयर शुड बी डिस्प्ले ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड ग्रीवेंस ऑफिसर्स ऑन OTT वेबसाइट्स और इंटरफेस. ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जो OTT से रिलेटेड है, तो उस ऐप में कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए ग्रीवेंस ऑफिसर्स के, ग्रीवेंस मैकेनिज्म के. ठीक है ना, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे द कंप्लायंस इज वेरी लो. किसी किसी केस में थोड़ा एक्सट्रीम भी हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दैट द कंप्लायंट रिड्रेसल इन्फॉर्मेशन इज नॉट पब्लिश्ड और पब्लिश्ड इन अ मैनर दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ यूजर टू नोटिस इट इजीली. तो किसी किसी चीज़ों में डिटेल्स आर नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द OTT ऐप इंटरफेस. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता है. सी द ऑथर इज सेइंग that the manner, text, language and frequency for display of vital information could be enshrined in the rules itself. कि rules खुद बात करे कि जो important चीज़ें हैं OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, वो rules में खुद हो. ठीक, and then OTT industries को बोलना चाहिए to run periodic campaigns in print and electronic media about their grievance redressal. After that you will see that this is saying कि कुछ जो इंफॉर्मेशंस होते हैं रिगार्डिंग एज, ठीक है, देन कंटेंट डिस्क्रिप्टर जैसे कि वायलेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दे कैन बी प्रोवाइडेड इन द लैंग्वेजेस ऑफ द वीडियो. मतलब कि मान लो कि मलयालम में वीडियो चल रहा है, मतलब जो कंटेंट है वो मलयालम लैंग्वेज में है, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी मलयालम लैंग्वेज में ही होना चाहिए. ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश ही यूज़ करते रहें. ओके, उसके बाद देयर शुड बी सम प्रोविजंस लाइक डिस्प्ले ऑफ एंटी टबैको मैसेजेस इन फिल्म्स, जो सिनेमाटोग्राफ के अंदर मैंडेटरी होता है, वो सारी चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी होनी चाहिए. देन इट सेज दैट द रूल्स कुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर क्लियर गाइडलाइंस टू एंश्योर दैट अ फिल्म क्लासिफिकेशन और रेटिंग इज प्रोमिनेंट एंड लेजिबल इन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोमोज ऑफ OTT कंटेंट इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. जैसे कि मान लीजिए कि कोई नया वेब सीरीज़ लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा. मान लीजिए कि कोई नया वेब सीरीज़ लॉन्च होने वाला है किसी एक्स OTT प्लेटफॉर्म पे, सो उसकी जो क्लासिफिकेशन है, जैसे UA है या UA+, है या UA13+ है या ओके या UA10+ है, जो भी उसका जो है एज रेटिंग्स हैं या जो भी उसके कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स हैं, वो सब भी जब उसकी पब्लिसिटी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, तो वो वहाँ पे क्लियरली होना चाहिए. The next is that there should be the periodic audit of the actual existence and efficacy of access controls and age verification mechanism and the display of grievance redressal details by each OTT platform. ओके, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हम बना सकते हैं जो OTT से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं लाइक एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, डिस्प्ले ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, वो इनको ओवरसी कर सके. ओके, उसके बाद जितने भी कंप्लेंट्स रिसीव हो रहे हैं दैट शुड बी पब्लिश्ड इन पब्लिक डोमेन. Okay, that is the second recommendation. Then there can be an umbrella website where the details of applicable rules, content codes, advisories, contact details all are published for the benefit of public. Like जहाँ पे वो कंप्लेंट फाइल कर सकें, ठीक है, वो सब चीज़ें पब्लिश होनी चाहिए एक अम्ब्रेला वेबसाइट पे. उसके बाद आप देखेंगे कि जो करंट रूल है, इट प्रोवाइड्स फॉर थर्ड और फाइनल टियर ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी कंप्राइजिंग ऑफिसर नॉमिनीज फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डोमेन एक्सपर्ट्स. तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है कि जो IDC है, इट रिकमेंड्स द कोर्स ऑफ एक्शन एंड OTT कंटेंट वायलेशंस, और यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो सेक्रेटरी ऑफ द INB मिनिस्ट्री वो लेता है. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी. मतलब कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक भी फेवर करते हैं कि एक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए जो ये सब कंप्लेंट्स के बारे में फाइनल डिसीजन ले सके. ठीक है, अगर जब तक ये फाइनल स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनती तब तक IDC का जो मेंबरशिप है इट मस्ट बी मोर ब्रॉड बेस्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. कि मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली गवर्नमेंट रिलेटेड
एंटिटीज हैं आईडीसी में, बट हियर द ऑथर इज रिकमेंडिंग मोर ब्रॉड बेस्ड कमिटी। उसके बाद ये कहता है वेरी इंपॉर्टेंट दैट it is a very high time that we evolve a common set of guidelines for content classification, age ratings, violation, etc. so that content across platform is governed uniformly. The next is heat waves. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि Indian Meteorological Department it has warned that maximum temperatures over northwest, west and central India. देखिए यहाँ पे इंडिया की जो बात हो रही है, we are not talking about South India, we are talking about Northwest India, वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, ये वाली पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट विल बी 3 to 5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज। उसके बाद अगर आप देखेंगे फरवरी 21 की बात करेंगे तो दिल्ली में इट रिकॉर्डेड द थर्ड हॉटेस्ट डे ऑफ फरवरी, ओके, विच वॉज 33.6 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम IMD का डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज द हीट वेव, तो हीट वेव का मतलब कि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर ज़्यादा है, ओके, तो हम उसको हीट वेव मानते हैं, ठीक। इसका मतलब समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसको पहले का मतलब हो जाएगा कि मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर किसी एरिया का 30 डिग्री सेल्सियस है, बट पर्टिकुलर साल में वो 35 डिग्री सेल्सियस है या 36 डिग्री सेल्सियस है, इस तरीके से, मतलब कि मोर देन 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन वी कॉल इट एज हीट वेव। बट देयर इज अ सेकंड कंडीशन, अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है तो उसका लॉन्ग टर्म एवरेज कुछ भी होने दो, देन वी क्लासीफाई इट एज हीट वेव। पर अगर हिल स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे हम ये 37 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं, फाइन। अब अगर हम देखेंगे सो फ्रॉम लास्ट 3 years वी हैव ला नीना ईयर्स, ओके, फाइन। नाउ ला नीना जब खत्म होगा तो वी डेफिनेटली नो दैट इट विल बी नाउ एल नीनो ईयर्स। So these are one of the reasons that why Indian subcontinent is experiencing intense and frequent heat waves, okay, and especially in 2022 अगर हम बात करेंगे तो heat waves it started early and it was more in frequency because of the extension of La Nina in a third year. उसके बाद आप देखें कि locally जो है वो heat wave कैसे होता है, so we will see that heat waves they are formed for one or two reasons. पहला reason क्या है, if warmer air is flowing in from elsewhere or it is being produced locally, दो reasons हैं, फाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन अ लोकल फिनोमिना में व्हेन द एयर इज वार्म बाय हायर लैंड सरफेस टेम्परेचर और बिकॉज द एयर इज सिंकिंग डाउन फ्रॉम अबव इज कंप्रेस्ड अलोंग द वे प्रोड्यूसिंग द हीट वेव नियर द सरफेस। मतलब पहला कंडीशन क्या है कि ये आपका लैंड है, इट इज हीटेड टू मच, ठीक है। when this land is heated too much so definitely the air column above it will be heated, ठीक है, so it will produce heat wave. सेकेंड क्या होता है, जोग्राफिकल फिनोमिना होता है कि सपोज दैट देयर इज अ हाई प्रेशर एंड द एयर इज सबसाइडिंग, ठीक। सो व्हेन एवर द एयर इज सबसाइडिंग, ओके, देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जोग्राफिकल टर्म में कहते हैं एडियाबैटिक हीटिंग, so that also produces heat waves, ओके। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इंडिया में स्पेशली इन स्प्रिंग इन, ओके, द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इट एक्सपीरियंसेस heat waves, especially because this region is very near to West Asia and West Asia is warming faster than other regions in similarly located latitude, okay। तो यहाँ से जो wind जो blow करती है इंडिया की तरफ, तो खासकर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट रीजन में we experience heat waves। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर अरेबियन सी इट इज़ अगेन वार्मिंग फास्टर देन मोस्ट अदर ओशन रीजन्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि इट ऑल्सो ब्रिंग्स हीट वेव्स इन द नियर बाई रीजन। The third region is strong upper atmospheric westerly winds which blows from Atlantic Ocean over to India, especially during spring season. So it also brings heat waves in north and northwest India. Now the next is the other factors which are affecting the formation of heat waves are the age of the air mass and how far it has traveled. So अब यहाँ पे है air mass की बात कि that air mass they also produce heat waves. तो अगर हम देखेंगे that heat waves are typically formed with air masses that come from 800 to 1600 किलोमीटर away and are around 2 days old, ठीक है। तो एयर मास जो पहले से ही गर्म है, बस अब जो कि वो एयर मास प्रोड्यूस हुआ किसी गर्म इलाके में, अब वो ब्लो करेगा इंडिया की तरफ, तो जब इंडिया की तरफ वो एयर मास आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो टेम्परेचर इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, फाइन। अब देखिए हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हीट वेव्स ओवर पेनिनसुलर इंडिया ऑन दे अराइव फ्रॉम ओशियंस व्हिच आर क्लोजर एंड दे आर बैरली अ डे ओल्ड,
द नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली। तो हम जहाँ पे जानते हैं कि फरवरी 24 को सुप्रीम कोर्ट हैज रेफ्यूज्ड टू एंटरटेन अ पीआईएल अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट्स फॉर मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिसाइड्स ओवर इट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। नाउ सी, menstrual leave, it refers to all policies that allow employees or students to take time off when they are experiencing a menstrual pain or discomfort. Fine. तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनीज के ऐसे पॉलिसीज विच अलाउज द वर्कर्स टू हैव बोथ पेड और अनपेड लीव और टाइम फॉर रेस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि एक 2017 में सर्वे हुआ था, तो यहाँ पे पाया गया था कि 32,748 वुमेन इन द नीदरलैंड, okay, they found that 14% of them had taken off from work or school during their periods. उसके बाद researchers they estimated employees lost around 8.9 days worth of productivity every year due to menstrual cycle related issues. okay, अब हम यहाँ पे आते हैं कि ग्लोबल इसमें क्या है। तो देखेंगे कि स्पेन हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, ध्यान रखना यूरोप का पहला कंट्री, नॉट वर्ल्ड का, to grant paid menstrual leave for workers. Now they have the right to 3 days of menstrual leave and expandable to 5 days. उसके बाद जापान ने menstrual leave as a part of their labor laws इंट्रोड्यूस किया था 1947 में। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि that at present आर्टिकल 68 जो है employers cannot ask women who experience difficult periods to work during that time. उसके बाद इंडोनेशिया हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी 1948 एंड अमेंडेड इन 2003। उसके बाद फिलीपींस में अगर हम देखें तो वर्कर्स दे आर परमिटेड 2 days ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव अ मंथ। अफ्रीकन नेशंस में जाम्बिया हैज इंट्रोड्यूस्ड 1 day ऑफ लीव अ मंथ विदाउट स्टेटिंग द रीजन फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, कॉलिंग इट एज मदर्स डे। अगर हम इंडिया की बात करें तो बिहार एंड केरला दे आर द ओनली 2 states to introduce menstrual leave for women. So in Bihar it was introduced in 1992 allowing employees 2 days of paid menstrual leave every month and Kerala में ये recently adopt हुआ है। Now coming to a manual scavenging, तो सुप्रीम कोर्ट का करीब 10 साल पहले एक जजमेंट था, ओके, विच कॉल्ड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन मैनुअल स्कैवेंजिंग। उस जजमेंट का नाम है सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गवर्नमेंट से कहा है कि दैट दे हैव टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड विद इन 6 weeks द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन दिस जजमेंट। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, ओके, सो इट इज अ इनह्यूमन प्रैक्टिस व्हिच मेक्स एंट्री इनटू सीवर्स विदाउट सेफ्टी। ओके फाइन, so this is called as manual scavenging. तो यहाँ पे 2 laws भी हैं which are related to it. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे the employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act 1993 and then prohibition of employment as manual scavengers and the rehabilitation act 2013. The next is मिशन शक्ति। तो गवर्नमेंट का एक मिशन है मिशन शक्ति which is an umbrella scheme for safety, security and empowerment of women. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्शन 8 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, it makes mandatory on the state for the appointment of protection officers. But now the Supreme Court has sought information from the government due to a chronic shortage of protection officers to deal with domestic violence. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स, so see the government document says that 4.4 lakh cases of domestic assault are pending across the 801 districts. तो अगर आप देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स दे आर लाइक द मैजिस्ट्रेट्स हु आर टास्क्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनैक्टमेंट, ओके, एंड इट हैज बीन कंसीव्ड एज द बैकबोन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. So if you will see that because of the huge pending of cases, so there is an urgent necessity to have more protection officers or anti-domestic violence law would be reduced to a dead letter, the Supreme Court says. Now see the tram in Kolkata, it has turned 150 years. Okay, so trams are running in Kolkata for last 150 years. तो अगर आप देखेंगे कि एक बहुत ज़्यादा आप देखेंगे नॉस्टैल्जिया है इस चीज़ के साथ कैलकाटा में। ठीक है। नाउ कमिंग टू ई संजीवनी, तो देखिए ई संजीवनी क्या है, ई संजीवनी ऐप है। ओके, नाउ दिस ऐप इज़ फॉर टेली कंसल्टेशन फॉर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट थ्रू दिस ऐप टेली कंसल्टेशन, ओके, कैन बी डन
via video conferencing through a doctor. The next is 59 dead, dozens missing as migrant boat breaks apart off Italy coast. तो देखिए एक टाइप का अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस है, ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो वुडन बोट था, इट वाज क्राउडेड विद माइग्रेंट्स, ओके, एंड दे वर गोइंग फ्रॉम टर्की टू Italy, and most of the passengers they belong to, you can see, Afghanistan, Pakistan and Somalia. Now this जो boat है ये break हो गया and now it has led to 59 dead and dozens missing as migrant boat breaks apart of Italy coast. The next is Russia accuses US and allies of open blackmail ahead of G20 foreign ministers meet. तो अगर आप देखेंगे कि G20 का अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग थी बेंगलुरु में, बट यहाँ पे देखेंगे इट फेल टू इशू अ जॉइंट कम्युनिक बिकॉज ओके, बट रशिया प्लेज द रोल ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी एंड एक्यूज द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ ओपन ब्लैकमेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंडिया के प्रेसिडेंसी में G20 हुआ है, बट यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, द रशिया यूक्रेन क्राइसिस विच इज गोइंग ऑन, सो इट इज ऑल्सो playing a role in G20 where Russia has accused of West of open blackmail. तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि G20 है उसके दो ट्रैक्स होते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक जिसको हम कहते हैं FMCBG वेयर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स रिप्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, सेकंड इज द शेरपा ट्रैक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो FMCBG था जो बेंगलोर में हो रहा था, इट वाज बीइंग लेड बाय इंडियन सेंट्रल बैंक गवर्नर and finance minister. Fine. So here Russia has accused the western countries. तो वेस्टर्न कंट्रीज ने अगर आप देखोगे, अगर इकोनॉमिक डायमेंशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने एक तो इकोनॉमिक सैंक्शंस काफ़ी लगाया ही हुआ है, उसके बाद ऑयल प्राइस कैप भी पुट किया है रशिया के अगेंस्ट, ओके, दैट इज $60 पर बैरल। तो दिस ओके, इसको कहते हैं यूनिलैटरल सैंक्शंस। तो दिस इज व्हाट रशिया इज कॉलिंग इट एज अ ओपन ब्लैकमेल। Now coming to sports, so Australian juggernaut rolls on hard break for South Africa. So यहाँ पे T20, ठीक है, ICC Women's T20 World Cup है। So for the sixth time Australia has won the ICC Women's T20 World Cup after beating South Africa by 19 runs in finals at Newlands, okay, in Cape Town, okay. So this is the one liner news, कभी भी एग्जाम में आता है, ठीक, तो यहाँ पे this is important. द नेक्स्ट इज यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ईरानी कप, ठीक है, ईरानी कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ईरानी कप। सो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट ईरानी कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।